हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की संपूर्ण सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा 11th लेक्चर होगा जिसमें आज हम लोग समझेंगे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम की या आप तैयारी करें वनडे एग्जाम जैसे कि हमारे होने वाले हैं BEO RO ARO जैसे एग्जाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। उसकी कुछ पिक्स मैंने कलेक्ट की है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन रही थी जिसने विवश किया कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आता। हमने आपको डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि लॉर्ड बर्किनहेड ने यहाँ पर चैलेंज किया था इंडियंस को, नेशनलिस्ट लोगों को, कि आप लोग सर्वसहमति से एक ऐसा संविधान, एक ऐसी संवैधानिक योजना नहीं बना सकते जिसमें कि आपके देश की सभी पार्टियां सहमत हों। तो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए नेहरू कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया था जिसे हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू जी। तो ये नेहरू रिपोर्ट लाती है 1928 में, जिसको कि कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस में दिसंबर 1928 का। कलकत्ता सेशन कांग्रेस का दिसंबर 1928 में, जहां पर इस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया जाता है। साथ ही साथ कांग्रेस ये भी डिसाइड करती है कि अगर गवर्नमेंट उनकी इस मांग को नहीं मानेगी, कौन सी मांग थी आप याद करें, नेहरू रिपोर्ट में मांग थी डोमिनियन स्टेटस की, ना कि पूर्ण स्वराज की। तो कांग्रेस यहाँ पर डिसाइड करती है कि अगर जो ब्रिटिश सत्ता है वो हमारी डोमिनियन स्टेटस की मांग को नहीं स्वीकार करती है तो हम 1 साल का यहाँ पर अल्टीमेटम भी दिया गया। देखिए, स्टेटस बाय द एंड ऑफ द ईयर, 1 वर्ष के अंदर अगर वो स्वीकार नहीं करती है तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, साथ ही साथ हम सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को भी प्रभाव में लाएंगे जिससे कि हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हम समझ लेते हैं उस समय कुछ और राजनीतिक सक्रियता क्या चल रही थी हमारे देश में। दरअसल इस समय गांधी जी सघन दौरा करते दिखाई देते हैं पूरे देश में और लोगों को वे डायरेक्ट करते ही लोगों को इस बारे में शिक्षित करते हैं कि वे प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही के बारे में शिक्षित हो सके और जागरूक हो सके। अभी तक गांधी जी क्या बोलते थे कि आप टैक्स नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे, ऐसी चीजें थी। इस बार वो थोड़ा एक्शन लेने की बात करते हैं। समझ रहे हैं आप, देयर इज अ डिफरेंस कि कुछ नहीं करना और कुछ करना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसी को नाम दिया गया डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही। जैसे कि हम आप देखेंगे अभी आगे की नमक बनाकर यहाँ पे कानून तोड़ने की बात होती है, तो यहाँ पर एक एक्शन लिया गया ना, तो यही यहाँ पे डिफरेंस है। तो गांधी जी ने इस बारे में लोगों को एजुकेट किया, जागरूक किया। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ऑर्गेनाइज अ फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट कमेटी। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो ऑर्गेनाइज करती है, संगठित करती है एक विदेशी कपड़ा बहिष्कार कमेटी को। इसके अलावा गांधी जी एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं मार्च 1929 में कलकत्ता में, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जाहिर सी बात है गांधी जी के अरेस्ट के बाद जनता हो जाएगी उग्र स्वरूप धारण कर लेगी, जनता थोड़ा एजिटेट हो जाएगी। तो यहाँ पर वैसा ही देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और बातें पैरेलली चल रही थी जिसके कारण जनता में काफी सक्रियता थी, देश में राजनीतिक माहौल थोड़ा गर्म था, जिसमें मुख्य रूप से है मेरठ कंस्पिरेसी केस, मेरठ षड्यंत्र। इसके अलावा बॉम्बे एक्सप्लोजन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल महीने में बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके अलावा माइनॉरिटी लेबर गवर्नमेंट जो स्थापित हो जाती है रैमजे मैकडोनल्ड के अधीन मई में इंग्लैंड में। हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको आइडिया था कि हमारा जो सत्ता है हमारे यहाँ से चला जाएगा अगले चुनाव के अंदर। अगले चुनाव में इनका मानना था कि लेबर पार्टी रूल में आएगी और कंजर्वेटिव पार्टी रूल से चली जाएगी। ठीक ऐसा ही होता भी है और यहाँ पर लेबर पार्टी रूल में आ जाती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियों में हमें बदलाव देखने को मिलता है। इसी समय होता है इरविन डिक्लेरेशन, इरविन का घोषणा पत्र एक आता है। तो इरविन जी द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था और ये कंबाइंड एफर्ट था लेबर गवर्नमेंट और कंजर्वेटिव वायसराय। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट और लेबर गवर्नमेंट इन दोनों का मिलकर ये एक सहयोग से बनाया गया था। इसमें बोला गया कि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था उसमें पूरी तरह से हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर स्वशासन देंगे। तो ऐसी बातें यहाँ पर हमें करते दिखाई देते हैं। डिक्लेरेशन वाज मेड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफिशियल कम्युनिक इन द इंडियन गजेट ऑन अक्टूबर 31 1929। अक्टूबर के महीने में मतलब 1929 के समय में इसको एक ऑफिशियल गजेट में प्रकाशित किया जाता है। लॉर्ड इरविन आल्सो प्रोमिस्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर द साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। साथ ही साथ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसकी बात ये करते हैं, ये बोलते हैं कि जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा तो उसके बाद हम एक गोल मेज सम्मेलन को बुलाएंगे जहां पर हम बैठ करके परस्पर विचार विमर्श से बात करेंगे कि भारत की संवैधानिक योजना किस प्रकार की हो। ये सारी बातें हमने यहाँ पर समझी।
इसके बाद आता है दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली का प्रस्ताव, दिल्ली का घोषणा पत्र। Leaders issued a Delhi manifesto in which put forward certain conditions for attending the round table conference। तो जो नेता थे हमारे उस समय के तत्कालीन नेता, तो वो अपनी बात कहते हैं कि दिल्ली प्रस्ताव के साथ, दिल्ली प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बात कहते हैं कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसी कंडीशन में अटेंड करेंगे अगर आप हमारी कुछ कंडीशन पूरी करते हैं, तो हमारी कुछ शर्तों को आप पूरा करें तभी हम इन गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, ऐसा बोलते हैं हमारे लीडर्स, जिसको बोला गया दिल्ली मैनिफेस्टो। इसमें बोला गया कि द पर्पस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुड नॉट बी टू डिटरमाइन वेदर और व्हेन डोमिनियन स्टेटस वाज टू बी रीच्ड बट टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने बोला कि आप इसमें ये नहीं डिस्कस करेंगे कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस कब देंगे या किस प्रकार से देंगे, बल्कि एक संवैधानिक योजना बनाएंगे, फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। आप इस बारे में बात करिए कि किस प्रकार से संविधान बनेगा जिसमें कि डोमिनियन स्टेटस की बात हो, ऑफिशियल रूप से हो। मीन्स हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर उन्हें बातें बनाकर घुमाया जाए, वो एक ठोस योजना चाहते थे। एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डोमिनियन स्टेटस शुड बी इमीडिएटली एक्सेप्टेड। उन्होंने बोला कि जो आधारभूत हमारी डिमांड है डोमिनियन स्टेटस की, इसको तो तुरंत स्वीकार कर ही लिया जाना चाहिए। दैट द कांग्रेस शुड हैव मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस, और ये भी कि जो कांग्रेस है वो यहाँ पर मेजर प्रतिनिधित्व धारण करेगी, यानी सबसे ज्यादा सदस्य होंगे वो मतलब गोलमेज सम्मेलन में वो हमारे कांग्रेस से ही होंगे। देयर शुड बी अ जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर एंड अ पॉलिसी फॉर कोलिशन। इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, जो राजनीतिक बंदी हैं, इनके फेवर में थोड़ा सा आप लोग दया भाव रखें और थोड़ा पोलाइट भाव रखें, ना कि इतना उग्र भाव कि इन्हें जेल में बंद रख के इनके साथ दुर्व्यवहार करना बंद करें। इनके प्रति एक नरम रुख आप इख्तियार करें। वायसराय इरविन रिजेक्टेड द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड इन द दिल्ली मैनिफेस्टो। उसके बाद होता क्या है, जो वायसराय इरविन थे, हम जानते हैं जब ये चलता रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो इरविन ही होते हैं। आगे हम ये भी समझेंगे कि गांधी इरविन पैक्ट क्या था, तो गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था। फिलहाल यहाँ पर जो इरविन थे इनका रुख काफी कड़ा था और वो इन सभी मांगों को ठुकरा देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि सिविल डिसोबियंस मूवमेंट की एकदम पूरी तरह से परिस्थिति बन जाती है। ठीक है, आपने सब समझा कि किस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट आई, उसको एक्सेप्ट किया गया, उसमें कुछ कमियां लगी तो फिर उसको दिल्ली मैनिफेस्टो लाया गया। दिल्ली मैनिफेस्टो क्यों लाया गया, क्योंकि इसके पहले इरविन का डिक्लेरेशन था, उससे जनता हमारे देश की जो नेता थे वो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने दिल्ली मैनिफेस्टो लाया जो कि वायसराय इरविन को नहीं पसंद आया। तो उसके बाद स्थितियां ऐसी बन गई कि सिविल डिसोबियंस मूवमेंट यहाँ पर शुरू किया जाता। आगे हम देखते हैं लाहौर कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज। अभी कुछ चीजें और बाकी हैं, यानी माहौल तो बन गया, लेकिन माहौल को प्रभाव में भी तो लाना है। सीधे अचानक से तो हवा में कह नहीं देते कि हम सविनय अवज्ञा करने जा रहे हैं। तो ये सब बातें अब हम आगे यहाँ पर समझेंगे। जवाहरलाल नेहरू वाज नॉमिनेटेड द प्रेसिडेंट फॉर द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का जो लाहौर सेशन होता है 1929 का, उसमें प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किए जाते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। मेनली ड्यू टू द गांधी जी बैकिंग 15 आउट ऑफ 18 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी हैड अपोज्ड नेहरू। तो गांधी जी का क्योंकि बैक था, इसके तब भी यहाँ पर 15 में से जो 18 में से 15 जो प्रांतीय सभाएं थी वो इनको विरोध करती हैं, यानी कि 18 में से 15 लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि नेहरू जी इसको हेड करें। नेहरू वाज चूजन, तब भी नेहरू जी चुने गए, क्यों, तो तब भी नेहरू जी चुने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अपोजिटनेस ऑफ द ओकेजन, क्योंकि वो समय की डिमांड थी, उस समय परिस्थितियां ऐसी बनी रही थी, थोड़ा समाजवाद उभर रहा था और नेहरू जी से ज्यादा समाजवादी कोई था नहीं, तो ये सारे कारण थे। साथ ही साथ टू एक्नॉलेज द अपसर्ज ऑफ यूथ विच हैड मेड द एंटी साइमन कैंपेन अ ह्यूज सक्सेस। जो साइमन कमीशन के विरोध में जो काफी मात्रा में बढ़ चढ़कर विरोध किया गया था, तो उसमें तमाम सारे युवा जुड़े हुए थे जो कि कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों से प्रेरित थे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समझा गया कि नहीं, नेहरू जी को ही इसका हेड बनाया जाना चाहिए, इन्हें ही प्रिसाइड करने देना चाहिए हमारा लाहौर सेशन। इसके बाद हम समझते हैं कि लाहौर सेशन में आखिर कौन कौन से डिसीजन लिए गए। लाहौर सेशन में कौन कौन से डिसीजन लिए गए। पहली बात यह कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसको बॉयकॉट किया जाएगा, बॉयकॉट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर एट द एम ऑफ द कांग्रेस। जैसा कि बोला गया था सविनय अवज्ञा में, वही बातें देखिए हम यहाँ पे पा रहे हैं कि अब हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, ये यहाँ पर बोला गया, सबसे मेन बात है ये लाहौर सेशन की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस।
तो यहाँ पर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, इसको ऑथराइज किया गया कि आप एक सिविल डिसोबियंस मूवमेंट CDM शुरू करें, जिसके अंतर्गत सम्मिलित हो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जिसके अंतर्गत करों का ना दिया जाना भी सम्मिलित होगा। जनवरी 26 1930 को फिक्स किया गया जैसे कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हो, यानी कि पहला जो स्वाधीनता दिवस था वो मनाया जाना था 26 जनवरी 1930 को, टू सेलिब्रेट एवरी ईयर। इसको माना गया कि अब हम हर साल इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में, स्वराज्य दिवस के रूप में इसको मनाया करेंगे। तो ये भी एक ऐतिहासिक कदम था। सिर्फ यही कारण है कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनने के बावजूद 26 जनवरी को इसे लागू किया जाता है, क्योंकि ये जो तारीख थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी देश के लिए, और जो आज़ादी थी हमें 15 अगस्त के दिन मिलती है, तो इस तारीख का, इस दिनांक का महत्व बना रहे, इसलिए ऐसा किया गया था। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद क्या होता है, दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय, रिवर रावी जो थी, रावी नदी के किनारे द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द फ्रीडम, हमारा प्यारा तिरंगा ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द फ्रीडम वाज होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है रावी नदी का तट पर। तो हमें ध्यान रखना है कि 1929 का सेशन 1929 का सेशन कहाँ हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। लाहौर किस नदी के तट पर है, ऐसे आपको रिलेट करना है ज्योग्राफी को हिस्ट्री से, और ज्योग्राफी को किस एनवायरनमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं, और हिस्ट्री को हम पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम देख रहे हैं, अभी 1935 का एक्ट आएगा, 1892, और ये सारे एक्ट मैंने करा दिए हैं, 1909 का हमने करा दिया है, 1919 का करा दिया है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट को आपको को रिलेट करना आना चाहिए, तभी आप कोई जो बात है, कोई घटना है, उसका व्यापक तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है किसी भी चीज़ पे, वो सब समझ पाएंगे, उसे एनालाइज कर पाएंगे। तो हमने क्या समझा कि 1929 में लाहौर बोला था, लाहौर किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। ऐसे करके आप कोई भी हिस्टोरिकल अगर घटना है तो आप उसे समझ सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। ऐसे मैप बना के भी चीज़ों को याद रखने का एक मेथड होता है। ये सारी बातें हो गई। तो यहाँ पर स्लोगन भी अराइज किया जाता है, इंकलाब जिंदाबाद का। इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन भी यहाँ पर उठाया जाता है। साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ भी ली जाती है। इसमें कई सारे टर्म हैं, इसको आप प्लीज़ पढ़ लें, ये होमवर्क टाइप का हो सकता है। तो ये ऐसे यही जनता को शिक्षित करने के लिए मुख्य रूप से था। इसमें तमाम सारी बातें थी जनता के लिए, उसमें से कई सारे हमारे संविधान में भी बाद में अप्लाई किए गए। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद क्या होता है, सिविल डिसोबियंस मूवमेंट, द साल्ट सत्याग्रह एंड अदर अफसर्स। अब स्टार्ट होता है हमारा मेन टॉपिक, जिसमें हम लोग समझेंगे कि नमक सत्याग्रह और अन्य जो गतिविधियां थी वो कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किस किस प्रकार से घटित हुई। तो यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात है कि गांधी जी की 11 डिमांड्स, गांधी जी अपनी 11 मांगे यहाँ पर रखते दिखाई देते हैं, और ये अल्टीमेटम भी देते हैं 31 जनवरी 1930 का। 31 जनवरी 1930 तक का अल्टीमेटम देते हैं कि इतने समय में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो या तो इनकी 11th इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर दें। तो यहाँ पर दो बातें वो कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ जनरल बातें थी जो इनकी 11 डिमांड्स में थी, इसको सब डिवाइड किया जाता है कुछ कैटेगरीज में, जहाँ माना जाता है कि कुछ जनरल बातें थी। तो जनरल बातों को हम लोग पहले समझ लेते हैं। जनरल बातें ये थी कि रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी, जो आर्मी है उसका व्यय थोड़ा कम कर दिया जाए, और सिविल सर्विस का भी व्यय कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए भैया, तो 50% यहाँ पर कम करके आधा कर दो, बहुत ज़्यादा आप स्पेंड करते हो आर्मी पे और सिविल सर्विस में। इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन, जो पूरी तरह से जो मनाही है उसको यहाँ पर लगा दें, टोटल प्रोहिबिशन लगा दिया जाए। कैरी आउट रिफॉर्म इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में रिफॉर्म लाया जाए, जो न्यायिक प्रणाली है उसमें सुधार लाया जाए। चेंज आर्म एक्ट अलाउइंग पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इश्यू ऑफ फायर आर्म्स लाइसेंसेस, जो हथियार होते थे उन्हें रखने के लिए यहाँ प्रॉपर लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी। तो इन्होंने बोला कि जो आर्म्स एक्ट है उसमें आप सुधार करिए, जिससे कि थोड़ा हमें लाइसेंस रखने में थोड़ा छूट मिले। रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, जो राजनीतिक बंदी है उनकी रिहाई, ये भी यहाँ पर एक पॉइंट था। एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल को भी यहाँ पर स्वीकार किया जाए, ये सारी बातें थी। तो थोड़ा ध्यान रख लेना है कि एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विस बाय 50% रिड्यूस करना। इंट्रोड्यूस
total prohibition, carry out reform in criminal investigation department, change Arm Act allowing popular control of issue of firearms licenses, release political prisoners, accept postal reservation bill। ये सारी बातें यहाँ पर थी। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक जो बुजुर्गा वर्ग था, जो कांग्रेस का एक बुजुर्गा वर्ग था, इसकी कुछ डिमांड थी, इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जिसमें सबसे मेन बात थी कि रिड्यूस करना रुपी स्टर्लिंग के एक्सचेंज को रेशियो जिसका हो 1:4 जिसका अनुपात हो 1:4 में रुपए और शीलिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं शीलिंग या स्टर्लिंग का अनुपात 1:4 का रखा जाए, कम करके 1:4 कर दिया जाए। इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन, टेक्सटाइल को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको प्रोटेक्ट किया जाए। रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, जो तटीय जो जहाज रानी है इसको भारतीयों तक ही रिजर्व कर दिया जाए। तो ये सारी बुजुर्गा वर्ग की डिमांड थी, इसको रखा जाता है। स्पेसिफिक पीजेंट डिमांड, साथ ही यहाँ कृषकों का भी ध्यान रखते हुए कुछ कृषकों की डिमांड को रखा जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो भूमि का रेवेन्यू है उसको 50% घटा दिया जाए, 50% कर दिया जाए। एबॉलिश सॉल्ट टैक्स, जो नमक का कर है उसे हटा दिया जाए। और गवर्नमेंट की इस पर मोनोपोली थी, गवर्नमेंट का इस पर था एकाधिकार, यानी कि केवल ब्रिटिश ही इस पर नमक बना सकती थी। तो इस मोनोपोली को तोड़ने का भी यहाँ पर बात की जाती है। विद नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स बाय फरवरी एंड, यहाँ पर क्या होता है कि फरवरी खत्म होने को आती है और सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रुख नहीं देखने को मिलता है। तब गांधी जी हैड डिसाइडेड टू मेक सॉल्ट, तब गांधी डिसाइड करते हैं कि हम नमक बनाएंगे, द सेंट्रल फॉर्मूला फॉर द मूवमेंट, और यही हमारा जो आंदोलन है उसका केंद्रीय मुद्दा बनेगा। ठीक है, ये सारी बातें हमें देखने को मिली कि स्पेसिफिक बुजुर्गों वर्ग की कुछ डिमांड थी, जिसमें था कि रुपया और सीलिंग के अनुपात को फिक्स करना, टेक्सटाइल को प्रोटेक्शन देना, जो कोस्टल शिपिंग है वो इंडियंस के लिए रिजर्व किया जाना। कृषकों की क्या डिमांड थी कि लैंड रेवेन्यू को 50% घटा देना, और जो सॉल्ट टैक्स है उसको हटा देना, और इससे विदेशियों की जो इंग्लैंड वालों की है ये मोनोपोली है इसको भी खत्म किया जाए। ये सारी डिमांड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी डिमांड थी, ये हमने देखा था। पोस्टल रिजर्वेशन बिल, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, चेंज आर्म एक्ट, रिफॉर्म इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विस, इसको घटा के 50% कर दिया जाए। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि गांधी जी ने आखिर नमक ही क्यों चुना, और भी चीजें थी, चीनी चुन लेते, कुछ और चुन लेते। तो नमक चुनने के कुछ कारण थे। पहली बात यह कि फ्लैश लिंक विद द आइडियल ऑफ द स्वराज, इस मुद्दे से ये जुड़ा हुआ था कि स्वराज से जुड़ा हुआ था। कैसे कि एक नमक जैसी इंपॉर्टेंट चीज वो आप बनाने नहीं दे रहे हैं, तो एक प्रकार से ये लोगों के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा लगा लोगों को। साल्ट अफोर्डेड अ वेरी स्मॉल बट फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट इनकम, ये बहुत छोटी सी इनकम थी, लेकिन जो एक गरीब समुदाय होता है जो इस पर निर्भर होता था, तो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट चीज था। तो कार्यात्मक जो इसका महत्व था वो काफी ज्यादा था। और दूसरी बात ये कि ये जनता को अपने आप से जोड़ने वाला था, यानी कि कोई जनता को आप कुछ और बोलो कि विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट करो, तो हो सकता है कुछ ही समुदाय कर पाए, कुछ समुदाय ना करे, किसी के पास इतने कपड़े हैं ही नहीं कि वो बॉयकॉट क्या करे, तो तमाम सारी स्थितियां बनती थी। लेकिन नमक ऐसी चीज था जिसे अमीर गरीब उच्च निम्न हर वर्ग हर जाति हर धर्म हर संप्रदाय का व्यक्ति प्रयोग करता था। ये भी एक रीजन था कि गांधी जी नमक को चुनते हैं। और इसे जो व्यापक हमारा जन समुदाय था, मासेस थे, इसको मासेस बोला जाता है, उन्हें समझाने के लिए आसान था कि जो नमक जैसी चीज है, बताओ उस पर टैक्स लगा रखा है, तो ये लोगों को समझाने के लिए आसान था। तो ये तमाम कारण थे नमक को चुने जाने के। दांडी मार्च शुरू होता है फिर हमारा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ही चलता है। दांडी मार्च कब से कब तक चला है? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। तो 2 मार्च 1930 को गांधी इन्फॉर्म द वायसराय ऑफ हिज प्लान एंड एक्शन, वायसराय जो इरविन था उसको गांधी जी इन्फॉर्म कर देते हैं 2 मार्च 1930 को कि हम शुरू करने वाले हैं ऐसा ऐसा प्लान, सब अवज्ञा करेंगे, नमक का कानून तोड़ेंगे, नमक बना के दिखाएंगे एंड ऑल, ये इन्फॉर्म कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान गांधी जी अलॉन्ग विद अ बैंड ऑफ 78 मेंबर्स, 78 लोगों के साथ गांधी जी यहाँ पर चल देते हैं ऑफ साबरमती आश्रम से was to march from his headquarter in अहमदाबाद। तो यहाँ पर ये करते हैं कहाँ से?
टू मार्च फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर। साबरमती से चल देते हैं ये अहमदाबाद से टू द मील्स ऑफ विलेज ऑफ द गुजरात फॉर 240 मील्स। 240 मील की यहाँ पर ये यात्रा करते हैं और 78 लोगों के साथ ये शुरू करते हैं। 78 मेंबर ऑफ साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम के 78 लोगों को लेते हैं जो कि इनके अहमदाबाद के हेडक्वार्टर में अवस्थित था। अब गांधी जी ने लोगों को भविष्य में करने के लिए कुछ यहाँ पर सलाह दी, कुछ डायरेक्शन दिए, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि वेन एवर पॉसिबल सिविल डिसोबियंस ऑफ द सॉल्ट लॉ शुड बी स्टार्टेड। जहां भी संभव हो नमक का जो सविनय अवज्ञा है उसको शुरू किया जाए। विदेशी वस्त्र और विदेशी जो शराब है इसको भी रोका जाए, कैन बी पिट के इसको बहिष्कार किया जाए। We can refuse to pay taxes if we have the requisite strength। अगर हमारे पास पर्याप्त क्षमता है, पर्याप्त स्ट्रेंथ है, तो उस केस में हम टैक्स देने से मना भी कर सकते हैं। ये भी बात इन्होंने बोली। साथ ही उन्होंने बोला कि जो लॉवर्स हैं, जो वकील हैं, वो अपनी वकालत को छोड़ सकते हैं। पब्लिक बॉयकॉट कर सकती है किसका? लॉ कोर्ट्स का। जो कानून की जो न्यायालय हैं उनका भी बॉयकॉट जनता कर सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट भी रिजाइन कर सकते हैं अपनी जॉब से, अपनी पोस्ट से। ऑल दीज शुड बी सब्जेक्ट टू वन कंडीशन। ये सब एक ही कंडीशन में लागू होगा, एक शर्त है मतलब ये सब करने की। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, जो गांधी जी के दो मोती थे, सत्य और अहिंसा, तो ये किसी भी हालत में ये नहीं टूटने चाहिए। मीन्स टू अटेन स्वराज शुड बी फेथफुली अडेयर टू, यानी कि इसमें पूरी सत्यनिष्ठा से आप इसमें जुड़े रहेंगे कि आपको सत्य और अहिंसा से बिल्कुल भी नहीं हटना है। लोकल लीडर शुड बी ओबेड आफ्टर गांधी जी अरेस्ट, यानी गांधी जी को अगर बाई चांस गांधी जी ने बोला कि बाई चांस अगर मुझे बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस केस में आप स्थानीय नेताओं का अनुसरण करेंगे, उनके डायरेक्शन का पालन करेंगे। द हिस्टोरिक मार्च मेकिंग द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबियंस मूवमेंट बिगिन ऑन 12 मार्च। 12 मार्च को ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू होती है। एंड गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप अ lump of salt at डांडी ऑन अप्रैल 6, और 6 अप्रैल को गांधी जी एक मुट्ठी नमक बनाकर इस कानून को तोड़ने का प्रयास करते। एक प्रकार से प्रतीकात्मक घटना थी, ये नहीं था कि वहां पर वो जाके नमक की फैक्ट्री लगाने वाले थे। ये प्रतीकात्मक एक सांकेतिक प्रयास था कि हम आपके कानून को तोड़ रहे हैं, हम क्षमता रखते हैं। और ये एक प्रकार से ये भी दर्शाता था कि पहले हमने नहीं किया कुछ एक्टिविटी, पर आप हमारी डिमांड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो हमारे पास से कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है कि हमें अब थोड़ा कठोर रुख यहाँ पर इख्तियार करना पड़ा। एक प्रकार से इस प्रकार का भी यहाँ पर एक्सप्रेशन होता था। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि जो सॉल्ट डिसोबियंस था, नमक सत्याग्रह, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक पाया गया। तो हम देखेंगे कि नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया गया 19 अप्रैल 1930 में फॉर डिफिशियंस ऑफ द सॉल्ट लॉ इवोक्ड ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन इन मद्रास, कलकत्ता एंड कराची। तो इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और कई जगह पर इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई जगह पर डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मद्रास, कलकत्ता और कराची में। गांधी जी का अरेस्ट प्रभाव में आता है 4 मई 1930 को। 4 मई को गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था दैट वुड लेदा रेड ऑन धरसाना सॉल्ट वर्क्स ऑन द वेस्ट कोस्ट। इन्होंने बोला था कि पश्चिमी जो हमारा तट है उसमें धरसाना सॉल्ट वर्क्स है, वहां पर हम एक रेड डालेंगे। इनके इस अनाउंसमेंट के बाद इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है 4 मई 1930 को। गांधी जी के अरेस्ट के बाद जो CWC थी ये भी सैंक्शन कर दी जाती है, इस पर भी कुछ वो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि नॉन पेमेंट ऑफ CWC ने सैंक्शन किया कि क्या अब मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या हिदायत दी लोगों को, ये देखना है। नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रैयतवाड़ी एरिया, रैयतवाड़ी के जो इलाके हैं यहाँ पर रेवेन्यू को पे नहीं करना है। नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन इन जमींदारी एरिया, जमींदारी एरियाज में कोई नो टैक्स मतलब कॉम्पेन यहाँ पर चलाया जाएगा। नो चौकीदारी टैक्स, जो चौकीदारी के जो टैक्स है उसको नहीं पे करना है। वायोलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज इन सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत जो है, जो MP होता है हमारा, आप जानते हैं MP में सर्वाधिक जो फॉरेस्ट कवर है वो अभी भी होता है लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी। तो शायद ये काफी महत्व रखता था उस समय भी, यहाँ के जो जंगल थे, जो वन संसाधन था। इस हिसाब से बोला गया कि यहाँ पर फॉरेस्ट लॉ यानी कि जंगल के कानून को आप तोड़िए, और चौकीदारी का अगर कहीं टैक्स लिया जाता है
चौकीदारी का कहीं टैक्स लिया जाता है तो वो यहाँ पर चौकीदारी टैक्स ना अदा करें। साथ ही साथ जो रैयतवाड़ी इलाके हैं यहाँ पर भी रेवेन्यू का पेमेंट ना किया जाए। ये सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं। सत्याग्रह एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर हम पाते हैं कि सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है। जैसे कि तमिलनाडु में अप्रैल 1929 में सी राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक मार्च जो कि चला त्रिचनापल्ली से वेदरायण तक, जो कि था तंजौर के तट पर, तंजावुर के तट पर। तो यहाँ पर भी नमक कानून तोड़ने का भी प्रयास किया गया। मालाबार में क्या होता है कि केलप्पन थे, एक नायर थे, कांग्रेस लीडर फॉर्म द वायकॉम सत्याग्रह को ये शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइज सॉल्ट मार्चेस। तो ये यहाँ पर नमक कानून तोड़ने की दिशा में मार्च करते दिखाई देते हैं। कौन? मालाबार में केलप्पन। साथ ही साथ हम पाते हैं कि आंध्र के जो रीजन था, आंध्र प्रदेश का रीजन, यहाँ पर भी नमक सत्याग्रह होता है, जो कि पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिलों में देखने को मिलता है। इसके अलावा उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी ये क्या थे, कौन थे? एक गांधीवादी नेता थे। तो ये यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रूव्ड इफेक्टिव इन द कोस्टल रीजन ऑफ द बालासोर, कटक एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर पाते हैं लोग सॉल्ट सत्याग्रह क्या है कि काफी इफेक्टिव रहा कोस्टल रीजन ऑफ बालासोर, कटक और पुरी जैसे क्षेत्रों में। ये सारी बातें हो गई। आसाम में भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो जाता है टू रीगेन द हाईएस्ट अटेन इन 1921 to 22 ड्यू टू द डिवाइसिव इश्यूज। तो इस प्रकार कुछ यहाँ पर डिवाइसिव इश्यू जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है आसाम के क्षेत्र में। अब हम समझेंगे कि बंगाल में क्या क्या स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ड्यूरिंग द सेम पीरियड सूर्यसेन चिटगांव रिवोल्ट ग्रुप कैरीड आउट अ रेड ऑन 2 आर्मरीज एंड डिक्लेयर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। उसी समय हम पाते हैं कि जो सूर्यसेन जी थे, इन्होंने 2 सत्याग्रहों पर हमला किया और डिक्लेयर किया कि यहाँ पर हम स्टैब्लिश कर रहे हैं एक प्रांतीय सरकार। इसके अलावा बिहार में जो चंपारण था और जो सारण था, वहां पर 2 जिले ऐसे थे जहां पर ये सत्याग्रह शुरू किया था। एक हो गया चंपारण, दूसरा हो गया सारण। पटना में नखास जो पॉन्ड था, नखास तालाब पटना में, वो उसको एक स्थान के रूप में चुना गया था जहां पर कि नमक बनाया जा सके। कुछ झीलें जो होती हैं जो खारे पानी की होती हैं, तो उसमें से नमक बनाना संभव हो पाता है कहीं कहीं, तो वैसा ही यहाँ पर किया गया। अंबिका कांत सिन्हा के अधीन, अंबिका कांत सिन्हा कहाँ सक्रिय थे? बिहार के पटना में। द ट्राइबल बेल्ट ऑफ छोटा नागपुर, झारखंड में जो अभी है छोटा नागपुर, वहां पर भी वो लोग पाते हैं लोअर क्लास मिलिटेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। जो लोअर मास था वहां पर मिलिटेंसी यानी कि उग्रवाद यहाँ पर देखने को मिलता है। ये यहाँ तक सीमित भी नहीं था, ये पेशावर में उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत था हमारा, वहां तक विस्तृत था, जहाँ पे कि गफ्फार खान, जिनको कि बादशाह खान भी बोलते हैं और इन्हें सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, इन्होंने भी अहिंसक तरीके से एक आंदोलन शुरू किया, जिसको कि रेड शर्ट मूवमेंट यानी कि लाल कुर्ती मूवमेंट भी कहते हैं। स्टार्टेड द फर्स्ट पुश टू पॉलिटिकल मंथली पख्तून, एक राजनीतिक रूप से जो मंथली पेपर निकलता था, इसका नाम था पख्तून, इसको यहाँ पर ये पब्लिश करते हैं। एंड हैड ऑर्गेनाइज अ वॉलंटियर ब्रिज, एक ऐच्छिक जो समुदाय था उसको इकट्ठा करते हैं, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसको कि पॉपुलरली हम क्या बोलते थे? रेड शर्ट मूवमेंट बोलते थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सोलापुर में भी इंडस्ट्रियल टाउन था, एक इंडस्ट्रियल टाउन था साउदर्न महाराष्ट्र में, वहां पर काफी ज्यादा त्वरित रिस्पॉन्स देखने को मिलता है गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद। इतना कि टेक्सटाइल वर्कर वेल्ट ऑन स्ट्राइक फ्रॉम 7 मई से यहाँ के जो वर्कर थे वो विरोध दर्ज करने की दिशा में एक्टिव हो जाते हैं और हड़ताल कर देते हैं। धरसाना में मई 1930 में सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल ये सब रेड डालते हैं। कौन कौन? सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल, ये सब रेड डालते हैं। टूक अप द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ लीडिंग अ रेड ऑन धरसाना सॉल्ट रिवोल्ट। इनका मानना था कि पहले के लोगों का जो इच्छा था कि धरसाना सत्याग्रह में एक हमला हो, वो पूरा नहीं हो पाया है, तो हम ऐसा करेंगे, हम इस हमले को अंजाम देंगे। दूसरी हम देखते हैं कि गुजरात में भी इम्पैक्ट पाया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में? आनंद, बोरसाद और नादियार एरिया इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, बारदोली इन सूरत डिस्ट्रिक्शन एंड जम्बूसर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। तो इन सब जगह पर भी आंदोलन देखने को मिलता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो मध्य प्रांत है यहाँ पर भी
डिफिनियंस देखने को मिलता है, एक मतलब विरोध करना, किसके बारे में विरोध करना, जो जंगल की कानून था उसका विरोध यहाँ पर देखने को मिलता है, उस पर अविश्वास देखने को मिलता है। उत्तर प्रांत जो था हमारा, उत्तर प्रदेश जिसको बोलते थे तब संयुक्त प्रांत, यहाँ पर देखने को मिलता है ए नॉन रिवेन्यू कैंपेन, एक टैक्स न दिए जाने वाला एक आंदोलन देखने को मिलता है। अ कॉल वाज गिवन टू जमींदार टू रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू इन द गवर्नमेंट, एक डिमांड रखी जाती है सारे जमींदारों से कि वो यहाँ पर इसको वो करें, इसको देने की मना कर दें, रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। The activity picked up to speed in October 1930, अक्टूबर 1930 आते आते यहाँ पर जो एक्टिविटी थी वो काफी चरम पे हो जाती है, स्पेशली इन आगरा एंड बरेली, आगरा और बरेली में स्थिति और ज्यादा आक्रामक देखने को मिलती है। मणिपुर और नागालैंड में देखिए कितनी बड़ी बात है, नॉर्थ ईस्ट तक ये आंदोलन फैल गया था, जिसमें कि मणिपुर और नागालैंड भी छूते नहीं रहे थे, और इन क्षेत्रों में रानी गौडिल्यू एक नागा स्पिरिचुअल लीडर थी जो कि फॉलो कर रही थी अपने कजिन हपोइजू जोदांग को, हॉयपू जोदांग को, जो कि बॉर्न इन वॉट इन नाउ द स्टेट ऑफ मणिपुर, जो कि अभी पाया जाता है मणिपुर में, मतलब जो हमारा राज्य है वहां पर ये पैदा हुई थी एक तरीके से, अगर वर्तमान समय को ध्यान में रखा जाए तो। राइट द बैनर ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट फॉरेन रूल, तो ये यहाँ पर विदेशी सत्ता के समक्ष अपना बैनर खड़ा करती हैं, उसके विरोध में खड़ी होती दिखाई देती है रानी गौरेल्लू। हालांकि इनको आजीवन कारावास की सजा हो गई थी और स्वतंत्रता के बाद ही इन्हें रिहा कराया गया था भारतीय सरकार द्वारा। फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन, कितने तरीके से लोग यहाँ पर मोबिलाइज होते हैं ये भी समझने वाली बात है। मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस वर आल्सो कैरीड आउट थ्रू आउट प्रभात फेरी, क्या क्या मेथड यहाँ पर प्रयोग किए गए, तो आंसर है प्रभात फेरी, वानर सेना, मंजरी सेना, सीक्रेट पत्रिका जैसे कि तमाम होती थी, एंड मैजिक लालटेन शो, ये सारी गतिविधियां करके ये जनता को मोबिलाइज करने की दिशा में काम करते थे। इम्पैक्ट ऑफ एजिटेशन का इम्पैक्ट क्या होने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ एंड अदर आइटम फेल, जो हमारे जो विदेशी सामान होते थे और जो अन्य सामान होते थे इनका जो इम्पोर्ट था वो घट जाता है। गवर्नमेंट सफर्ड अ लॉस ऑफ इनकम फॉर लीकर एक्साइज एंड लैंड रेवेन्यू, जो सरकार थी वो फील करती है कि जो उसका रेवेन्यू था शराब पे और एक्साइज पे और लैंड पे वो कम आया है। इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली वाज लार्जली बॉयकॉट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव थे उनका भी काफी मात्रा में यहाँ बहिष्कार हमें देखने को मिलता है। अब हम समझ लेते हैं कि मास का पार्टिसिपेशन की सीमा था हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सबसे पहले बात करते हैं वुमेन की, महिलाओं की। गांधी जी ने यहाँ पर स्पेशली इनको आस्क किया था महिलाओं को कि वो इस आंदोलन को ज्वाइन करें, और न केवल ज्वाइन करें बल्कि यहाँ पर लीडिंग पार्ट प्ले करें, काफी अग्रणी भूमिका वो निभाएं, और ऐसा हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट एंड यूथ प्लेड द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल इन द बॉयकॉट, जो बॉयकॉट का मामला था उसमें जो युवा थे और जो विद्यार्थीगण थे उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई थी। जो मुस्लिम थे इनका जो पार्टिसिपेशन था वो पहले वाले आंदोलन से कम था, क्योंकि वो काफी ऐतिहासिक था, क्योंकि खिलाफत का मुद्दा मुस्लिमों के मुद्दे से जुड़ गया था, तो इस मामले में माना जाता काफी ऐतिहासिक है, वैसा यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऐसी एकता पिछले आंदोलन की ऐसी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है मुस्लिम और हिंदुओं में। मर्चेंट्स एंड पेटी ट्रेडर्स देयर वर एंथुजियास्ट, ये काफी जुझारू होते थे। ट्रेडर्स एसोसिएशन एंड कॉमर्शियल बॉडीज वर एक्टिव इन इम्प्लीमेंटिंग द बॉयकॉट, ट्रेडिशनल एसोसिएशन और कॉमर्स की जो कॉमर्शियल बॉडी थी वो काफी एक्टिव थी, जिससे कि बहिष्कार आंदोलन को लागू किया जा सके, जो कि तमिलनाडु और पंजाब में चल रहा था। ट्राइबल्स जो होते थे वो सेंट्रल प्रांत के और महाराष्ट्र और कर्नाटका के, ये भी काफी सक्रिय रूप से यहाँ भागीदारी करते दिखाई देते हैं। जो वर्कर्स थे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और सोलापुर के, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और सोलापुर में पाते हैं, जो बड़े बड़े शहर थे यहाँ पर काफी मात्रा में उत्पादन होता था, वहाँ के जो वर्कर्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ जो पीजेंट थे वो भी यहाँ पर विरोध करते हैं और सविनय अवज्ञा करते हैं, किसमें, संयुक्त प्रांत में, बिहार और गुजरात में, संयुक्त प्रांत और बिहार और गुजरात में वो लोग काफी यहाँ पर विरोध करते हैं। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा इस आंदोलन के बाद, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है, इट फेस द क्लासिक ड्रामा ऑफ डिमांड इफ यू डू, डिमांड इफ यू डोंट। उन्होंने बोला कि ऐसी स्थिति ब्रिटिश के सामने खड़ी हो गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि यदि वो सरकार कोई कदम उठाती तो भी दिक्कत, ना उठाती तो भी दिक्कत। तो यहाँ पर कांग्रेस ने क्रेड repression and if little action taken the Congress cried victory, तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पर दमन करते थे तो
कांग्रेस चिल्लाती थी कि दमन कर दिया, टॉर्चर कर रहे हैं, और अगर ऐसा वो ब्रिटिश सरकार नहीं करती थी तो जो कांग्रेस थी वो चिल्लाती कि हम तो विजयी हो गए, हमें तो कोई दबा ही नहीं पाया। तो एक प्रकार से जो सरकार थी वो काफी विकट संकट में थी कि आखिर हम कौन सा निर्णय यहाँ पर लें। जुलाई 1930 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने सजेस्ट किया कि एक गोल में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर बात की जाएगी। गोल क्या होगा? गोल होगा हमारा रोमेनियन स्टेटस, ऐसी यहाँ पर बात की जाएगी। अगस्त 1930 में नेहरू और गांधी जी एक बात पर सहमत होते हैं, कुछ डिमांड पर सहमत होते हैं, जिसमें एक पहला था राइट ऑफ सक्सेशन फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारा राइट टू सक्सेशन होना चाहिए। कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट विद कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फाइनेंस। डिफेंस और फाइनेंस में हमको यहाँ पर कंट्रोल चाहिए और पूरी राजनीतिक सरकार हमारे अधीन होनी चाहिए। एंड एन इंडिपेंडेंट ट्राइबल टू सेटल ब्रिटेन फाइनेंशियल क्लेम। ब्रिटेन की फाइनेंशियल क्लेम को सेटल करने के लिए यहाँ पर एक ट्राइबल की सरकार होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा गांधी इरविन पैक्ट। इसे हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो। चलिए फिर इसमें के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।